Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. So now we have very less time remaining, right? CAT is just 5 months away. So we should know what should be the strategic way to ace the VARC section, right? अभी भी कई बार हम जब YouTube प्रोपेलर बैचेस की क्लासेस ले रहे हैं या बैच में क्लासेस ले रहे हैं तो कहीं स्टूडेंट्स को डर लग रहा है, राइट? दैट्स द कॉमन प्रॉब्लम कमिंग कि मैम अभी भी नहीं समझ में आ रहा हाउ टू स्टार्ट और द फियर इज स्टिल नॉट गोइंग. सो इन दिस वीडियो वील डिस्कस मंथ वाइज अप्रोच कि आपका हर मंथ का गोल क्या होना चाहिए, आपको करना क्या है, सो दैट यू आर ऑल सॉर्टेड एंड यू आर एबल टू एस द VARC सेक्शन इन योर कैट एग्जाम. लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज़ जूही नरूला. तो देखिए, हमें ये समझना है कि हमें टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, राइट? And how do we do this? When we know that what is our goal. So if we talk about the first month of your preparation, right, that is solely and exclusively for foundation building. अगर आपका foundation solid नहीं है, if you are not clear with concepts, if you are not sorted with reading, आप अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स नहीं पढ़ पाते हो, राइट? आपको अगर कोई नया टॉपिक आ जाता है, यू गेट स्केर्ड, यू फील नर्वस, आप डीमोटिवेटेड फील करते हो, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, या अभी भी आपको राइट टेक्निक नहीं पता कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व अ पैरा समरी क्वेश्चन और अ पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन. देखिए, रैंडम नहीं होगा, देयर हैज टू बी एन अप्रोच, राइट? अगर आप डायरेक्शनलेस काम करोगे तो है क्या कि आसान क्वेश्चन तो निकल जाएंगे और मुश्किल क्वेश्चन में आप फंस जाओगे. और फिर वही बात कि एग्जाम में क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन आसान या मुश्किल है, राइट? सो व्हाट इज द फर्स्ट मंथ गोल कि मेरा फाउंडेशन सॉलिड हो जाए. तो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो डाइवर्स कंटेंट पढ़िए, राइट? जितना वेरिड पढ़ सकते हैं, रीड फिक्शन, रीड नॉन फिक्शन, न्यूज़पेपर, अकेडमिक आर्टिकल्स, राइट? और कोशिश करिए कि आप मेन आइडिया समझ सके. दैट मीन्स व्हाट इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑथर्स टोन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज एंड यू आर एबल टू समराइज. देखिए, हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें पैसेज समझ में आया नहीं आया? When you're able to understand what and how of the passage, right? So if you're able to understand what is the discussion all about, how is the author communicating the ideas, why the author has written the passage in totality, what is the crux of the discussion, तो इन सारे pointers से क्या कोशिश कर रहे हो आप? पैसेज को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो और trying to figure out that what is this discussion all about, right? So your focus should be this. देखिए, अगर आप गलत एजेंडा, गलत फोकस से काम करेंगे, मतलब आपका फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, आप PYQs निकाल रहे हैं, राइट? या आप सोच रहे हैं कि मेरा तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे 10 on 10 सही क्यों नहीं आ रहे, तो वो नहीं आएंगे क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम है ना. एंड एज फार एज वर्बल एबिलिटी इज कंसर्न, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क, राइट? थोड़ा बहुत हो सके तो वोकैबुलरी बिल्डिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये डिफ़िकल्टी सुनते हैं कि कोई नया वर्ड आता है तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है. तो थोड़ा सा अपना वोकैबुलरी लिस्ट भी एक्सपैंड करिए, right? And what should be the goal? The goal should be that you're solving 2-3 RC passages. You are doing 1 hour of general reading every day, right? So in the first month of your preparation, say for example, अगर आप जून से अपनी preparation को start कर रहे हो, which is the right time now, क्योंकि already जब आप वीडियो देखोगे we are already done with 7-8 days, 10 days of June. So हमारे लिए टारगेट ये है कि for next 20 to 25 to 30 days, right? तो आप क्या करें, 2 से 3 RCs करें, अपने आंसर्स को एनालाइज करें. देखिए, यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है कि एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना, राइट? सो वी आर जस्ट सेइंग एनालाइज योर आंसर्स. डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है. जस्ट अंडरस्टैंड कि कितना आपको फैब्रिक ऑफ द एग्जाम या फैब्रिक ऑफ द RC समझ में आ रहा है. 1 घंटे की जनरल रीडिंग ज़रूर करिए. देखिए, जनरल रीडिंग आपको इतना हेल्प करेगी, हर जगह हेल्प करेगी, राइट? टोटल VARC के सेक्शन में, इट्स नॉट जस्ट RCs में हेल्प करेगी, इट विल हेल्प यू विद VA क्वेश्चंस ऑल्सो. यू विल be able to enhance your comprehension skills, right? Your ability to understand different types of passages. तो पैराजम्बल में भी क्या, एक पैसेज को ही तो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. पैरा समरी में क्या, एक पैसेज की तो समरी निकाल रहे हो. तो डिडक्शन, कंक्लूजन्स, ये आपके सॉलिड होना ज़रूरी है, राइट? सो दैट्स योर गोल, राइट? कि आप 2 से 3 RCs एवरीडे बेसिस पर करो, 1 आवर जनरल रीडिंग करो एंड 10 to 15 वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर लो, राइट? तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि
शुरुआत में यू आर जस्ट गिविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ डूइंग 5 क्वेश्चंस ऑफ पैरा जंबल्स, 5 आप पैरा समरी के कर रहे हो, राइट, या फिर आप किसी दिन 10 के 10 पैरा जंबल्स के कर रहे हो, तो वो सी कि आपके हिसाब से कैसे आपको मैनेज करना है, जैसे सारी क्वेश्चन कैटेगरीज फ्रीक्वेंटली कवर होती रहे। ऐसा मत करिए कि बस पैरा जंबल पहले 5 दिन के और फिर पैरा जंबल कहीं कोने में जाके रुक गया, राइट। आप जो एरिया को इम्प्रूव कर चुके हो, आपको थ्रू आउट योर प्रेपरेशन उसको सॉलिड रखना है, राइट। अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ दोगे फिर उसमें ना आपकी क्या होगा, एक्यूरेसी नीचे जाएगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं मैं तो सिर्फ वीए कर लेती हूँ, ठीक है, आरसी जब वीए खत्म हो जाएगा तो फिर आरसी करूंगी, तो वीए तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम करने पे आरसी आप कर नहीं रहे होते हो, फिर आप वीए छोड़ देते हो ना, तो फिर क्या होता है, वीए फिर नीचे जाने लग जाएगा, तो आरसी इंप्रूव करेगा, फिर एक चीज ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो ग्राफ कभी भी इन टोटलिटी ऊपर की तरफ प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि किसी एक सेक्शन को, किसी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को एंटायरली ओवरलुक करना या पढ़ के साइडलाइन कर देना या ये सोचना इसको तो मैं एंड में कर लूंगी, दिस इज नॉट द अप्रोच in which you should prepare for the CAT exam, right? So I hope पहले महीने के गोल सब बच्चों को क्लियर है। So आपका फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेपरेशन वुड बी एंटायरली ऑन फाउंडेशन बिल्डिंग, और इस गोल को क्लियर रखिएगा। अगर आप इस गोल को लेकर क्लियर नहीं रहेंगे, आप फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे, फिर डिमोटिवेशन आएगा, फिर यू विल फील लाइक गिविंग अप, एंड दैट्स व्हाट वी रियली डू नॉट वांट, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मंथ में आपको स्किल एनहांसमेंट पे फोकस करना है। देखिए अल्टीमेटली एक स्किल सेट है जो आप एक्वायर कर रहे हैं, राइट। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू रीजन आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, राइट, और इन क्वांट how are you reasoning out with the numbers that are offered to you, with logic, with your understanding, right, with the right interpretation, with the correct temperament also, right। ये correct temperament वाला ऐसा पॉइंटर है जो आसानी से इग्नोर हो जाता है, जिसको आइडियली नहीं करना चाहिए। तो फाउंडेशन अगर एक बार आपकी सॉलिड हो गई तो अब आपकी जो रीडिंग है वो इंटेंसिव हो जानी चाहिए विद मोर एनालिसिस, राइट। ये तो आपको अभी भी करते रहना है कि आपको डाइवर्स रीडिंग करनी है। आप कोशिश करिए कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स पैसेजेस की तरफ जाए, राइट। एक बार आपको आइडिया हो गया कि यार अब मेरे को रीड करना आ गया, अब आप स्पीड पे काम करो। नाउ ट्राई टू एनहांस योर स्पीड विदाउट हैविंग अ फाउंडेशन। स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक्यूरेसी गिरेगी, फिर वही अगेन दैट्स नॉट मेकिंग सेंस, राइट। सो नाउ यू शुड फोकस ऑन फास्टर रीडिंग, ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स एंड स्ट्रक्चर्स। नाउ तो वीए में क्या करेंगे, अब टेक्निक सीख लीजिए। पहले आपने फैमिलियराइज किया, सो मंथ 1 वाज टू फैमिलियराइज योरसेल्फ, नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, राइट। एंड द सेकंड इज वेयर यू आर लर्निंग द राइट अप्रोच, राइट टेक्निक्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, बिना टैक्टिक्स के क्वेश्चंस मत करिए, वो रैंडम अप्रोच है, वो लाइक लक है, किसी दिन काम कर गया। और कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन अगर आप अप्रोच से करते हो कम टाइम लेता है, बिना अप्रोच के करते हो तो ज़्यादा टाइम लेता है, और ज़्यादा टाइम हमारे पास एग्जाम में है नहीं। तो वही वाली बात है कि हमसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा। देखिए वो जो पेपर बना रहे हैं उनको पता है कि इतने टाइम में सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, तभी वो पेपर बना रहे। देयर इज अ ह्यूज R&D इन्वॉल्व, राइट। ऐसा नहीं होता कि कोई उठ के बना देता है कि भाई हम तो 24 सवाल देंगे वर्बल को। उनको पता है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए कि यार 24 में से 16-17 आइडेंटिफाई करने, वो करने, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, और 16-17 कैन वेरी इजिली हैपन इन द गिवन टाइम फ्रेम विद द राइट अप्रोच, विद द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आप अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब आप स्ट्रैटेजिकली रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब है। एनी क्वेश्चन विच इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आइदर यू आर नॉट अप्लाइंग द स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग फॉर यू, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी क्लियर अबाउट। अब आपका वीकली गोल यही रहेगा कि 2 से 3 घंटे की आरसी प्रैक्टिस करिए, राइट। तो आपको 4 से 5 आरसी पैसेजेस करने की कोशिश करनी है, एंड डिस्कस द आंसर्स क्रिटिकली। नाउ पहले वाले में था एनालाइज योर आंसर्स, अब ऐसे ही करिएगा। आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पहले ही दिन हो जाते हैं, पहले दिन क्रिटिकल हो गए तो फिर आपने कोई फाउंडेशन नहीं करी, फिर आप फालतू की लड़ाई लड़ते हो, अननेसेसरीली मेंटली ट्रबल्ड फील करते हो, ठीक है। सो वीए प्रैक्टिस करिए, 20 to 25 वीए क्वेश्चन, जिसमें सारे टाइप्स इंक्लूड करिए। वही मैं जो आपको बार बार कहना चाह रही हूँ कि एक सेक्शन को, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को फुली इग्नोर करना इज नो विजडम, प्लीज डोंट डू इट। एंड देन ऑफ कोर्स अब इस केस में भी इंपॉर्टेंट ये है कि जनरल रीडिंग को कंटिन्यूअस रखेंगे। जनरल रीडिंग कभी छोड़नी नहीं है कि मैं तो चलो अब मेरे से तो आरसी के पैसेजेस हो रहे हैं, मैं तो PYQs में निकाल रही हूँ, मैं जनरल रीडिंग को त्याग देती हूँ। नो, यू कैन नॉट डू इट। 1 hour of general reading will go almost till the last week of your preparation, right? So that's something which is very crucial. Then of course coming to the third week, now यहाँ पर आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट करना है। अब देखिए कैसे कहानी बढ़ रही है। पहले हमने कहा सिर्फ एनालाइज करो आंसर्स, अब क्रिटिकली करो और ध्यान रखो एक्यूरेसी आए, राइट।
आप फास्टर रीड करो। और अब यहाँ पे टाइम पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। पहले पैसेज में पहले दिन करेंगे, उस पर टाइम में ध्यान देना लग देंगे तो क्या करेंगे, फिर आपसे तो एक्यूरेसी नहीं बैठेगी, आपसे तो पैसेजेस सॉल्व नहीं होंगे और आप फिर अननेसेसरी प्रेशर में आएंगे। तो अब आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, राइट? क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इट इज जस्ट नॉट नोइंग द कॉन्सेप्ट्स, इट इज ऑल्सो राइट टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कैलिबर होता है, जिनको सारी कहानी पता होती है, पर क्योंकि उनके पास टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज नहीं होती तो कहीं ना कहीं पूरी इक्वेशन खराब हो जाती है, राइट? सो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? और टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज एक पॉइंट ऑफ टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये आप तभी सीखोगे व्हेन यू विल बी actually appearing for sectional test and mock test। एंड अब आपके पास टाइम है कि आप एक्यूरेसी पे, टाइमिंग पे और परफॉर्मेंस एनालिसिस पे काम करो, क्योंकि आप 1 महीना फाउंडेशन पे, 1 महीना स्किल एनहांसमेंट पे फोकस कर चुके हो, स्ट्रैटेजी सीख चुके हो, आपका टेम्परामेंट बिल्ड हो चुका है। तो अब आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। मुश्किल तब आती है नहीं समझ में आ रहा कहाँ गलत हो रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबली वी वर नॉट नोइंग द राइट अप्रोच, राइट? सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट? फिर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट, फॉर अप्रोचिंग द आरसीज। लाइक आई ऑलवेज गिवन द स्ट्रैटेजीज ऑल्सो। प्रोपेलर में भी डिस्कस किया है, असेंशियल्स में भी है, क्लासेस में तो हम बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करें कि तुमको पता होना चाहिए कि मैपिंग कैसे करनी है, तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। तुमको यही नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, या क्वेश्चन पे टाइम नहीं दिया, हवा में आंसर मार्क कर रहा है, तो फिर मुश्किल आएगी, राइट? यू शुड नो हाउ एलिमिनेशन वर्क्स, राइट? देखिए, VARC में अगर ऑप्शन मिल रहा है और आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राइट? प्लीज डोंट डू दैट। एलिमिनेशन इज द की, दैट इज द ट्रिक, राइट? अब यहाँ पर जो VA में है वहाँ पे कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, क्योंकि आपको अब स्ट्रैटेजी आ गई। ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज दैट गेट बेटर, familiarize yourself with different types of para jumbles with a variety of questions, so that you are all sorted and you do not get intimidated when any डिफरेंट स्टाइल ऑफ पैराजम्बल प्रोवाइडेड टू यू। मतलब एक यूनिक सा सपोज फिक्शन का अरेंजमेंट दे दिया, या एक अनसीन टॉपिक से कुछ ऐसा दे दिया जो बिल्कुल आपके लिए नया था, उससे एक अरेंजमेंट बनाने को दे दिया। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप रेगुलरली टॉपिक के सिंक में रहते हो, राइट? मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, राइट? अब एटलीस्ट एक तो शुरू हो जाना चाहिए इन 3rd वीक, एंड वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग द वीक एरियाज। हाउ? ऑन मॉक टेस्ट एनालिसिस। तो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो भाई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस से पता चलता है कि कितनी प्रोग्रेस है भाई, कहाँ गड़बड़ हो रही है। ऐसे तो कभी आप बिना एनालिसिस के कर रहे हो, एक मॉक में स्कोर बढ़ गया, खुश हो गए, दूसरे में गिर गया, दुखी हो गए, तीसरे में बढ़ गया या कम हो गया। ये तो रैंडम है, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड नो। So any mock test, see any improvement is a good improvement and every student has got a different pace। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे तो पहले 4 सवाल सही हो रहे थे पहले मॉक में, अब मेरे 12 सवाल सही हो जाए, फिर ये अनरियलिस्टिक है, राइट? 4 से पहले 6 पे जाइए, 5 पे जाइए। कैसे जाएंगे? अगर आप सपोज करिए आपने एक पेपर में, राइट, एक मॉक टेस्ट में 24 में से 12 सवाल अटेम्प्ट करे, ठीक है? 12 में से आपने रियलाइज किया मेरे तो 4 ही सही हुए, 8 मेरे गलत हो गए। 8 क्वेश्चंस में से आप 8 लर्निंग्स तो ले रहे हो ना कि क्या थी। अब वो लर्निंग लिखो कि भाई लर्निंग ये थी कि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, और फिर उस गलती को नहीं करना, या सिली मिस्टेक थी, राइट? या कि अच्छा यार पैराजंबल तो समझ नहीं आ रहा, तो पैराजंबल के और सवाल करने की जरूरत है। वो लिख लो कि क्या 8 प्रॉब्लम्स थी, राइट? तो ये 8 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी जरूरी है, और अगले टेस्ट में कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 या 2 गलतियां रिपीट ना हो। तो ऐसे 1-1, 2-2 करके स्कोर बढ़ता जाएगा, गलतियां रिड्यूस होती जाएंगी, और एक जगह आप ऐसा पहुंच जाएंगे जहां पे आपके 15-16 सवाल सही होने लग जाएंगे VARC में, एंड दैट्स वेयर यू विल बी सॉर्टेड, राइट? तो इट हैज टू बी डन इन द राइट वे। अब अगर आप ये गोल रख लो कि भैया मेरे पहले टेस्ट में तो, पहले तो कई बच्चे जाते ही ऐसे हैं कि भाई पहला टेस्ट दे रहा हूँ, मेरे तो 12, 15, 16 सवाल सही होने चाहिए। यार पहला टेस्ट दे रहे हो, फिर अगर एक ही टेस्ट से काम होना होता तो कहते थे कैट के पहले वाले दिन एक टेस्ट दे देना और अगले जाके पेपर दे आना। ऑल द फैकल्टी ऑलवेज फोकस कि भाई मॉक्स दो, कम से कम 30 से 40 मॉक्स आपको देने हैं इन योर एंटायर जर्नी, राइट? तो 30 से 40 मॉक में पहले में भी अगर एक सवाल सही हो रहा है, 30वें मॉक तक आप देखिए कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा, राइट? तो गेट बेटर विद एवरी मॉक रादर देन एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी अ ह्यूज जंप। इट विल नॉट हैपन। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ स्किल सेट दैट यू आर acquiring which takes time, right? Maybe for some students it
it is quicker with some type of questions. There must be some areas where everybody struggles. मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना. मे बी एक स्टूडेंट को अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जल्दी आ जाते हैं या पैराजम्बल्स के जल्दी आ जाते हैं, पर पैरा समरी में दिक्कत होती है, या कोई आरसी में बहुत बड़ा तोप है पर पैरा कंप्लीशन में स्ट्रगल मार रहा है या ऑड वन आउट नहीं समझ में आ रहा. सो ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है इन द फर्स्ट को, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है. जो नहीं समझ में आ रहा है या जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको कैसे इंप्रूव करना है, राइट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपने रियलाइज किया कि यार मेरे से नहीं हो रहा, सपोज टोन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो गो बैक, वॉच द क्लास ऑफ टोन अगेन, राइट. वो डीपीपी वापस निकालो. आपको प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर एक्शन लेना. इफ यू आर नॉट टेकिंग द एक्शन, देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू आर लिंगरिंग ऑन विद द सेम मिस्टेक्स. सो learn from some mistakes, then try not to repeat them, then maybe new set of mistakes are coming, try to improve them. ऐसे आप जितनी mistakes जानते जाएंगे उनको eliminate करने की कोशिश करते जाइए, and your graph will slowly and steadily move upwards, right. So this is very very important. तो focus practice करिए, right, ये important है. अब रैंडम प्रैक्टिस नहीं, फोकस के साथ प्रैक्टिस करनी है टू आइडेंटिफाई वेयर वी आर इम्प्रूविंग, वेयर वी आर नॉट, एंड व्हाट शुड बी डन राइटली, राइट. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो. सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ कमिंग टू द 4th month, सो दैट इज फॉर एडवांस प्रैक्टिस एंड रिफाइनमेंट, राइट. अब यहाँ पर आगे बढ़ना है आपको, right. You have to take one step ahead, and again with every month you should know what is the goal, right. So here we are basically doing advanced practice. You have to refine your approach. अब यहाँ पर challenging type of questions पे focus करिए, और फिर ये most challenging सबके लिए अलग है. कोई inference में पकड़ा जा रहा है, कोई main idea में struggle कर रहा है, right. कोई पैराजम्बल में struggle कर रहा है, किसी को odd one out नहीं आ रहा. तो identify कि तुमको क्या challenging रखता है और वहाँ पे अपनी preparation को improve करो. Go with in-depth analysis, right. So like I said, analyze mock tests, work on eliminating weak points and refining techniques. अब यहाँ पे speed और accuracy पे काम करना शुरू करना है, and pay attention to this. You have to increase your speed without compromising accuracy. मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि जल्दी करने के चक्कर में 4 सवाल गलत करके आ जाएंगे, कोई उसका आउटपुट नहीं निकलना, राइट. विद नेगेटिव मार्किंग गेम आपका और खराब हो जाएगा, राइट. एंड ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट. तो डिफिकल्टी लेवल अगर पहले महीने इजी चल रही है, फिर मॉडरेट चल रही है, अब इट शुड बी डिफिकल्ट, राइट. सो आरसीज करिए. अब यहाँ पर आपको टाइम भी ज़्यादा देने लग जाना है. वीए प्रैक्टिस एटलीस्ट करिए 30 मिनट्स इन अ डे, और स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली 30 मिनट्स दीजिए, राइट. तो आपको इस टाइम क्या है कि प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, एनालिसिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब प्रैक्टिस के बाद आधा घंटा समझना है कि यार इतना काम किया था, इतने सवाल सॉल्व किए थे, तो क्या रेलेवेंट आउटपुट निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो मे बी यू नीड टू गेट सम इनसाइट्स हियर. देन ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक्स देना शुरू करना ही है आपको. टेस्ट को एनालाइज करिए, टाइम मैनेजमेंट पे काम करिए, एरर पैटर्न्स. अब जब मैं आपको कह रही हूँ 2 से 3 घंटा आपको टेस्ट एनालिसिस के लिए देना है, तो आप समझ लीजिए कि कितना इंटेंस और इफेक्टिव होना चाहिए आपका टेस्ट एनालिसिस, राइट. वीक टेस्ट एनालिसिस इज टेकिंग यू नोवेयर. देन ऑफ कोर्स जो फाइनल प्रेपरेशन है, अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, कंपोजर मेंटेन करके रखना है, राइट. टारगेटेड प्रैक्टिस करनी है, वी हैव टू फोकस ऑन हाई यील्ड क्वेश्चन, मेंटल प्रेपरेशन करनी है, राइट. आपको क्लियर एग्जाम डे स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए. बार बार खुद को अडेप्ट करिए टू द एग्जाम एनवायरनमेंट, राइट. कोशिश करिए कि उसी एनवायरनमेंट में एग्जाम दे, कोई फेमिलियरिटी ना रखें विद द सराउंडिंग्स. अगेन मॉक टेस्ट करिए, रिव्यू करिए, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करिए, माइंडफुल विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, राइट. इस टाइम क्या होता है, आधे बच्चे एंड तक आते आते बढ़िया प्रेपरेशन चल रही होती है, एकदम से गिव अप कर जाते हैं, राइट. लास्ट मंथ, सेकेंड लास्ट मंथ में एकदम से गिव अप कर जाते हैं, कहते हैं हम तो अच्छा अगले साल करेंगे और तैयारी के साथ करेंगे, यार ये जॉब अपॉर्चुनिटी आती है इसको पिक कर लेते हैं या ड्रॉप कर लेते हैं, विदाउट गिविंग द पेपर एकदम से कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है. तो इस टाइम आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, राइट. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू इंश्योर कि आपके लिए एक स्ट्रैटेजी क्लियर. और कैसे स्ट्रैटेजी, डी डे की स्ट्रैटेजी कब बनेगी, डी डे की स्ट्रैटेजी बनेगी जब आपने क्या कर रखा है
जब आपने मल्टीपल मॉक्स में स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके देख रखी हैं और सॉर्ट कर रखा है कि यार दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर मी, तो हर एक मॉक में आप देखिए कि कौन सी स्ट्रैटेजिक अप्रोच, किस तरह से मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही हूँ, कौन से क्वेश्चंस को सबसे पहले कर रही हूँ, कैसे स्कैनिंग ऑफ क्वेश्चन से मुझे हेल्प मिल रही है। तो ये आपको अगर एक क्लैरिटी इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए, राइट। और ये देखना है आपको कि अच्छा मेरे को एक स्ट्रैटेजी पता चल गई, दिस इज वर्किंग फॉर मी। फिर देखिए 4 से 5 मॉक्स में कंसिस्टेंटली आपका वो रिजल्ट अच्छा दे रही है वो स्ट्रैटेजी, अगर दे रही है दैट मीन्स दैट्स योर गो टू स्ट्रैटेजी एंड दिस विल वर्क इन द एक्चुअल एग्जाम एज वेल। पर देखिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर you are getting, but again you have a good solid idea how to crack CAT then, ठीक है। so this is very very important. Stay positive, stay hopeful, because that's ultimately the important parameter, right। और ध्यान रखिए कि घबराने से तो कुछ होगा नहीं, अगर घबराने से कुछ होता सब लोग घबराते रहते ना, होगा तो काम करने से ही होगा। so just focus on the journey, try to get better every passing day and have a very solid self belief, right। All the best. I hope you found the video helpful. Keep working hard.